हेलो स्टूडेंट्स, तो ये एक इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू में डिस्कस करने जा रहा हूं। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके अंदर ये क्वांटिटी दिया गया था, इसको लेकर आप लोग काफी परेशान होते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर में ये क्वेश्चन और अगर ऐसा क्वेश्चन फिर आता है तो कैसे डील किया जाएगा। और यूनिट डायमेंशन में भी लास्ट ईयर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था आई थिंक, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के नाम से इसको मेंशन किया गया था। तो बार बार इसके आसपास घूम रहे हैं, बार बार इसके आसपास के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आइए जान लेते हैं इसके पीछे का पूरा जो मैकेनिज्म है वो क्या है। बेसिकली ये एक हायर मैथ्स के कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल ऑल्दो हम पढ़ते नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इनका इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ रहा है। तो मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। सबसे पहले ग्रेडियंट क्या है। ग्रेडियंट एक वेक्टर होता है जिसको हम डेल बाय डेल एक्स आई कैप, डेल बाय डेल वाई जे कैप और डेल बाय डेल जेड के कैप लिखते हैं। दैट इज ग्रेडियंट। अब ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर क्या काम करता है। जब हम इस वेक्टर को डॉट करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ, जैसे कि सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में इसका डॉट प्रोडक्ट करता हूं, तो मैं आपके लिए उतनी कोशिश कर रहा हूं इसको समझाने की जितने से आपका काम हो जाए और आपको क्वेश्चन का लॉजिकली एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाए। हमें इसको कंप्लीटली पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसका जितना पार्ट हमारे लिए यूजफुल है वो जान लेते हैं। इनफैक्ट इसमें से कई पार्ट जो है हम काम में लेते आ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि वो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल से जुड़ा हुआ है। सो व्हाट इज डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस बेसिकली क्या है कि मैं आपको एक डायरेक्ट एग्जांपल से समझाता हूं तो आप तुरंत समझ जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो आपकी, जैसे आप देखते हो कि पॉजिटिव चार्ज के लिए हम कहते हैं कि वो इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड जा रही हैं, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज के लिए हम देखते हैं कि उसकी तरफ आ रही हैं। तो ये जो फैलाव है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हम क्या देखते हैं कि वो हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं। तो डाइवर्जेंस और कर्ल ये दो ही प्रॉपर्टी हैं, ये दो बिल्कुल आप समझ रहे हैं ना, अलग अलग प्रॉपर्टी है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाइवर्जेंस पे काम करती हैं, फैलाव पे काम करती है, वहीं पे कर्ल जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कर्ल वाले कंसेप्ट पे काम करती है। यानी कि अगर हम इसका कर्ल निकाले, कर्ल बेसिकली क्या है, नथिंग एल्स। मतलब आप याद भी रखना चाहें इसको तो बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। ये आपका ग्रेडियंट वेक्टर है, डॉट किया आपने फिजिकल क्वांटिटी के साथ, देन इट बिकम्स डाइवर्जेंस। ये क्या बना, डाइवर्जेंस बना। और अगर आपने इसको क्रॉस कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका कर्ल बन गया। सो समझ में आया। तो यहां पे पहली चीज तो ये कि डाइवर्जेंस और कर्ल, इन दो चीजों को हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारे लिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में कर्ल जो है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज लूप नहीं बनाती। और ये जो डाइवर्जेंस वाला पार्ट है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें इसके लिए मिलता है कि डेल ई एक्स बाय डेल एक्स, डेल ई वाई अपॉन डेल वाई और डेल ई जेड अपॉन डेल जेड। आप देख सकते हो बहुत ही आसान डॉट प्रोडक्ट है। अब मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन में यहां से क्या यूज किया गया था। इस क्वेश्चन में यूज किया गया था ये जो आप देख रहे हैं ये फॉर्मूला, इट लीड्स टू द अनदर फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, रो बाय एप्सिलॉन नॉट। यस, ये वाला फॉर्म हम जनरली नहीं देखते हैं, लेकिन गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म इसको बोलते हैं रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर आपका ये कंसेप्ट यूज हो रहा था। तो आपकी ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है, ये बेसिकली इसको यूज कर रही थी, इस फॉर्मूले को यूज कर रही थी। तो पहली चीज तो हम ये समझ गए कि हमने यहां पे डॉट ऑफ ई किया, ठीक है। अब आते हैं इस क्वांटिटी के ऊपर कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो है ये क्या चीज है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बेसिकली हमारा एक ये डी से रिप्रेजेंट होता है लेट से, तो हम इसको एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन, अब मीडियम अगर एयर और वैक्यूम ही मान रहे तो हम इसको एप्सिलॉन नॉट ई लिख सकते, एप्सिलॉन नॉट ई लिख सकते हैं। और मैंने आपको यहां पे बताया कि भाई आपका ये जो पूरा एक्सप्रेशन है दैट इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो एक तो हम एक काम करते हैं यहां पे कि हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमको क्या दे रहा है, एप्सिलॉन नॉट ई। तो हम इसको डिफरेंशिएट करें हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करें
तो हमें रो बाय एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। और हमको दिया हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज दिस, तो यहां से क्या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी? यस मिल जाएगी। देखिए यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे फॉर्मूले को हम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दें तो दिस होल थिंग विल बी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमें E की वैल्यू फ्रॉम दिस गिवन एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगी? E की पावर माइनस एक्स साइन वाई प्लस, सॉरी यहां माइनस है तो माइनस ले लेते हैं यहां पे। इनफैक्ट एक काम करते हैं, हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। यहां तक की बात तो आपको समझ में आ गई है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि E का एक्सप्रेशन जो है वो D बाय एप्सिलॉन नॉट से हम लिख सकते हैं। तो हमारा D का एक्सप्रेशन था E माइनस एक्स साइन वाई, चेक भी कर लेते हैं एक बार, E माइनस एक्स साइन वाई आई कैप माइनस, तो माइनस आई कैप था E की पावर माइनस एक्स कॉस वाई जे कैप, और फिर कुछ और भी दिया है Z में हमको 2Z के कैप, ये दिया हुआ था। और इस पूरे को हमने डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दिया। अब मैंने आपको बताया कि आप इसका डेल ई एक्स बाय डेल एक्स और डेल ई वाई बाय डेल वाई और डेल ई जेड बाय डेल जेड करिए। ये वाला हमने गॉस लॉ का फॉर्म यहाँ पे देखा है। तो इसको देखते हुए अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो हमको ये कितना मिल जाएगा, देखिए जरा। तो ये रो बाय एप्सिलॉन नॉट था, तो रो की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इनटू दिस, और एप्सिलॉन नॉट से अगर मैं इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, केवल ये पार्ट डिफरेंशिएट होगा। ये पार्ट डिफरेंशिएट होगा तो देखो E की पावर माइनस एक्स का मिल जाएगा, E की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, बेसिकली कई जगह पे हमको काम आता है ये। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन बेसिकली ये हमारे ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस, हम इसको डिस्कस नहीं करते, इसको बोलते नहीं है, लेकिन फाइनली इस क्वेश्चन में हमको यूज करना पड़ रहा है। अब यहाँ पे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, साइन वाई डिफरेंशिएट होगा नहीं, केवल एक्स वाला डिफरेंशिएट होगा। E की पावर माइनस एक्स एज इट इज आ जाएगा, बाहर माइनस साइन आ गया, ये बन गया आपका साइन वाई। और फिर इसके बाद आप E की पावर माइनस एक्स कॉस वाई को करोगे तो E की पावर माइनस एक्स तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, कॉस वाई का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस साइन वाई, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2Z हो जाएगा आपका 2। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो कि हमने E को D बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा और E को हमने रो इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E वाले में। बेसिकली आप ये भी समझ गए होंगे कि रो जो आपका है वो एप्सिलॉन नॉट E, मतलब आपको D जैसा एक्सप्रेशन ही यहाँ पे मिल रहा है। देखिए ये आपका डाइवर्जेंस आया था ना, ये होल थिंग जो थी दैट इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, तो रो इक्वल टू आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो कुल मिला के हमको ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी था और ये पार्ट, ये दोनों हमें एक जैसे ही नजर आ रहे हैं ना, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट से नहीं, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट से हमने इस डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे E को मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि भाई हमको यहाँ पे रो का वैल्यू मिल गया। रो के इस वैल्यू को ढूंढने के बाद अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या दिया था, क्वेश्चन में हमको दिया था कि हमारा जो टोटल चार्ज एनक्लोज मांगा गया इंक्रीमेंटल वॉल्यूम के लिए। तो ये भी देखिए बहुत बढ़िया है, ये जेईई मेंस का पीवाईक्यू है, देख के समझ में आ रहा है ना कि इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे ये जो आपको मिला, ये क्या मिला है, ये मिला है चार्ज और डिवाइड बाय वॉल्यूम, डेंसिटी तो यही होती है। ये आया आपके इस एक्सप्रेशन के बराबर। तो क्या मैं चार्ज को दिस एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन हमारा आया है, इससे मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूं? इसको मल्टीप्लाई कर देते वॉल्यूम से, ऐसे लिख सकते। और हमको दिया गया क्वेश्चन में कि ओरिजिन, देखो इंक्रीमेंटल वॉल्यूम लोकेटेड एट द ओरिजिन, तो ओरिजिन का मतलब x0, y0 और z0। तो अगर आप यहाँ पे x0, y0, z0 रखोगे तो केवल क्या बचेगा, 2 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है हमारा क्वेश्चन में, तो वॉल्यूम दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻⁹। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो इट इज 4 इंटू 10⁻⁹, यानी 4 नैनो कूलम। तो ऐसे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 4 आता है, क्योंकि यहाँ पे
आपको यही पूछा गया था कि नैनो कूलम में कितना आएगा। तो ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा काम आया, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस वाला, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी को देखते हुए और साल 2 साल में ये रिपीट हो रहा है उसको देखते हुए ये क्वेश्चन हमारे लिए डिस्कस करना बहुत जरूरी है। एक चीज और मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि आपने ये जो लिखा है इससे ही रिलेटेड एक कंसेप्ट और आपको याद दिलाता हूं। आप ई जो लिखते हो माइनस डेल वी बाय डेल आर पोटेंशियल के लिए, वो भी बेसिकली यही है आपका ग्रेडियंट ऑफ वी, यही तो होता है। तभी तो आप उसको लिख देते हो कि इट इज माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स माइनस ऑफ डेल वी बाय डेल वाई माइनस डेल वी बाय डेल जेड, यूज करते हैं ना। फिर एक और चीज बताता हूं आपको, यहां पे इस बात को और समझिए कि अगर आपका E कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है तो किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के लिए आपका ये क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो आएगा। यानी वर्क पावर एनर्जी में जब हमको ये प्रूव करना होता है कि हमारा दिया हुआ फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है, तो हम एक मैट्रिक्स, एक वो डिटर्मिनेंट काम में लेते हैं, वो भी आपका यहीं से आता है। बेसिकली जब मैं ये कह रहा हूं कि दिस क्रॉस ई, ये तो मैं बात कर रहा हूं आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड ई एक्स ई वाई और ई जेड, इसका सल्यूशन जीरो आएगा। तो आप ये समझ सकते हो कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड अगर कोई भी है तो उसके लिए यहां आप उसकी वैल्यू डालो, उसके कंपोनेंट डालो, ये जो सॉल्व करेंगे हम ये भी जीरो आना चाहिए। अब ये सॉल्व करना तो आपको आता है ना कि आई कैप ये ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई या नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये जीरो आएगा। कंजर्वेटिव वर्क पावर एनर्जी के अंदर ये ई की जगह एफ बन जाएगा, ये एफ एक्स एफ वाई एफ जेड आ जाएंगे, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये डाइवर्जेंस, ये कर्ल, ये सब हमारी लाइफ में पहले नहीं थे, लेकिन इनके बारे में हमको नहीं पता था। लेकिन आज हमको इनको एक्सपोज करके सामने लाकर काम करना पड़ रहा है, बिकॉज ये वाला जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट कई बार अब घूम घूम के काम में आ रहा है। तो इसको देखते हुए मुझे इस बात का अंदेशा लगा कि ये हमारे साथ फिर एक बार पेपर में मिल सकता है, हमको एक बार फिर हमारे सामने आ सकता है। तो क्यों ना इसको थोड़ा सा डिटेल में ही डिस्कस कर लिया जाए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस क्वेश्चन के बारे में जान के कैसा लगा, और यहाँ पे जो कोशिश की गई आपको ये कंसेप्ट समझाने की, ये आपको कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइज।